मिशन मध्य प्रदेश पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंचेगी सीहोर। सीएम के गढ़ में सक्रिय हुए कांग्रेसी। आज है भारत जोड़ो यात्रा का 79वां दिन। राहुल के साथ आज भी पदयात्रा करेंगी बहन प्रियंका गांधी। यात्रा में उमड़ रहा है लोगों का जनसैलाब। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का दंगल। आज घोषणा पत्र जारी कर सकती है बीजेपी। पानी बिजली के मुद्दों पर रहेगा फोकस। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर घमासान। सीएम योगी अलीगढ़ में करेंगे प्रचार। निकाय चुनाव को लेकर करेंगे जनसभा। 2023 में पेश होने वाले बजट की तैयारियां तेज। बजट पर सुझावों के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगी निर्मला सीतारमण। आज लालू यादव जाएंगे सिंगापुर। जांच के बाद डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की डेट करेंगे तय। राबड़ी और मीसा जा रही हैं साथ में। फेक रिव्यू पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। आज से लागू होंगे नियम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज करेंगे श्रीकाकुलम का दौरा। भूरश योजना के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। आईआईटी रुड़की का 175वां स्थापना दिवस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में होंगे शामिल। छात्रों को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख के नाम पर सस्पेंस। आज हो सकता है फैसला। रेस में कई दिग्गजों के नाम शामिल। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी ने कैसे मध्य प्रदेश में एक तीर से साधे कई निशाने। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फंसी मोदी सरकार की। जानेंगे जमीन विवाद पर कैसे आमने सामने आई बीजेपी की दो सरकारें। गुजरात में बीजेपी सरकार से कांग्रेस अध्यक्ष ने किए क्या सवाल। बात करेंगे हिमाचल में बीजेपी के बागियों के बड़े दावों की। मोरबी पर गुजरात सरकार को लगी हाईकोर्ट की फटकार की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शरद पवार के बड़े बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में विधायक खरीद मामले में मुश्किल में फंसे बीजेपी महासचिव बीएल संतोष। तेलंगाना पुलिस ने बनाया आरोपी। पुलिस ने बीजेपी नेता को दूसरी बार भेजा नोटिस। सत्येंद्र जैन ने जेल वीडियो लीक मामले में लगाई याचिका ली वापस। राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई थी याचिका। अब दिल्ली हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका। 3 दिसंबर को कांग्रेस तय करेगी राज्यसभा में अपना नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस्तीफे के चलते राज्यसभा में विपक्ष के नेता की सीट हुई है खाली। दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 762 अंकों की तेजी के साथ 62,273 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 217 अंकों की तेजी के साथ 18,484 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी आदिवासी जननायक टंटेया मामा की जन्मस्थली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं। बीजेपी ने आदिवासियों को वनवासी कहा। इसके पीछे उनकी दूसरी सोच है। इसके लिए बीजेपी को आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। तो कैसे राहुल ने एक तीर से साधे कई निशाने, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का आज 78वां दिन था, तो वहीं मध्य प्रदेश में यात्रा का दूसरा दिन था। आज राहुल को बहन प्रियंका गांधी का भी साथ मिला। राहुल के साथ प्रियंका गांधी ने भी पैदल मार्च किया। प्रियंका पहली बार यात्रा में शामिल हुई हैं। उनके साथ पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा भी यात्रा में शामिल हुए। आदिवासी जननायक टंटेया मामा की जन्मस्थली पहुंचकर राहुल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। तांतिया मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की। ये पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है। और यह सिर्फ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजों ने टंटेया मामा को सजा दी, उनकी जान ले ली और आरएसएस की विचारधारा ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए। हमें आदिवासियों को इज्जत और रक्षा देने वाला प्रदेश चाहिए। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा,
कि आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे। जब इस देश में कोई नहीं रहता था, आप लोग इस देश में रहते थे। अगर आप आदिवासी हो तो इसका मतलब यह है कि आप इस देश के मालिक हैं। पीएम मोदी का भाषण सुना तो एक शब्द सुना, वनवासी। इस शब्द के पीछे उनकी दूसरी सोच है। आदिवासी का मतलब यह है कि आप देश के पहले मालिक हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहने पर माफी मांगे। बुरहानपुर से रवाना हुई यात्रा खंडवा जिले में पहुंच गई है। यहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने और उनसे मिलने वालों का जमघट लगा रहा। कई लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। इस बीच रुस्तमपुर में एक बुजुर्ग महिला राहुल गांधी से मुलाकात करने सामने आई और राहुल गांधी को जीत का मंत्र दिया। 63 साल की इस महिला का नाम अनीता महाजन है। अनीता महाजन ने राहुल गांधी को कहा कि राज्य में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बस उन्हें किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर देनी चाहिए। राहुल को मध्य प्रदेश में लोगों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। मध्य प्रदेश में ये यात्रा 12 दिन बिताने वाली है। आज के भाषण में आदिवासियों का मुद्दा उठाकर राहुल ने गुजरात के आदिवासियों को भी ये मैसेज दे दिया है कि देश में सिर्फ कांग्रेस ही आदिवासियों का भला कर सकती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। राहुल ने मध्य प्रदेश से ही गुजरात के आदिवासियों को साधने की कोशिश की। होश तो मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने भी उड़ा दिए हैं। आज केंद्र ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुनवाई की। आज फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई है। ये कैसी नियुक्ति है? चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से अपॉइंटमेंट की फाइल मांगी थी। फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल काफी तेजी से पास की गई। साथ ही नियुक्ति के मूल्यांकन पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। संविधान पीठ ने आज सुनवाई के इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दरअसल 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया था। इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। अरुण गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा रहेंगे। इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर कर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार से इस मामले पर सुनवाई शुरू की है। आज इस मामले पर सुनवाई का तीसरा दिन था। कोर्ट सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि सीबीआई डायरेक्टर या लोकपाल की तरह ही केंद्र एक तरफा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। याचिका में इन नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम की मांग की गई है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल मांगने पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति खारिज कर दी थी। वेंकट रमणी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बड़े मुद्दे को सुन रहा है। ऐसे में वो प्रशांत भूषण के उठाए गए एक व्यक्तिगत मामले को नहीं देख सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। फिलहाल इस मामले पर मोदी सरकार फंसती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अब मोदी सरकार सवालों में फंस गई है। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा विवाद ने भी मोदी सरकार को फंसा दिया है। इस विवाद के चलते सीएम बसवराज बोम्मई और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आखिर क्या है विवाद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी शासित 2 राज्यों की सरकारें आमने सामने आ गई हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये विवाद है सीमा विवाद का, जिसे बीजेपी फिर से मुश्किल में दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से सुर्खियों में है। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक दूसरे के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। जहां पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस मामले में बयान आया था, तो अब उनके बयान पर कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने पलटवार किया है। फडणवीस के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने उनके बयान को भड़काऊ बयान करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनका सपना कभी सच नहीं होगा।
कर्नाटक की मांग है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जैसे क्षेत्र जहां कन्नड़ बोलने वालों की संख्या अधिक है, उसे कर्नाटक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कर्नाटक के सीएम की ये प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के किसी भी गांव ने हाल ही में कर्नाटक के साथ विलय की मांग नहीं की है। किसी भी सीमावर्ती गांव के कहीं और जाने का कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल ये दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है। कर्नाटक के सीएम ने पहले दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में कुछ ग्राम पंचायतों ने अतीत में एक प्रस्ताव पारित किया था जब वे पानी के संकट का सामना कर रहे थे, कर्नाटक में विलय की मांग कर रहे थे। बम्बई के इसी बयान को फडणवीस ने खारिज किया था, जिसके बाद से दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और एक ही पार्टी के दो दिग्गज आमने सामने आ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये विवाद फिलहाल पीएम मोदी के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इधर गुजरात चुनाव भी बीजेपी के लिए इस बार टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी से उसके 27 साल के शासन का हिसाब किताब मांग लिया। खड़गे ने पीएम से 3 सवाल पूछे हैं, तो क्या है ये सवाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। दशकों से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। खुद जनता को जवाब और हिसाब देने की बजाय बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है और उसके ऊपर निशाना साध रही है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पर काबिज बीजेपी और पीएम मोदी से 3 बड़े सवाल पूछे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को कोसने के बजाय बीजेपी के कुशासन पर बोलिए। गुजरात के बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ा? क्यों कुपोषित कम वजन वाले बच्चों में गुजरात 30 राज्यों में 29वें स्थान पर है? क्यों शिशु मृत्यु दर में 19वें स्थान पर है? 27 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इन सवालों से एक बार फिर बीजेपी की पोल खोल दी है। गुजरात सरकार दावा करती है कि कुपोषण को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार के आंकड़ों और अक्टूबर महीने में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने में करीब 18,819 कुपोषित बच्चों के मामले सामने आए। बनासकांठा जिला कुपोषित बच्चों के मामले में अव्वल है। यहाँ करीब 1535 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अहमदाबाद नगर निगम से कुपोषण के 1445 मामले दर्ज किए गए। आदिवासी बहुल जिले दोहड़, पंचमहल, वडोदरा सहित दूसरे जिलों के आंकड़े भी परेशान करने वाले हैं। कुपोषण से जुड़े आंकड़ों ने सरकार के उन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिनमें गुजरात को मॉडल स्टेट और संवेदनशील सरकार होने के दावे किए जा रहे थे। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार ने 29,976.16 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। इसमें से आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत 99,395 लाख रुपए और पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए 89,389.74 लाख रुपए आवंटित किए गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आखिर तक गुजरात सरकार के पास 14,779.16 लाख रुपए की राशि मौजूद होने के कारण केंद्र सरकार से कोई भी अनुदान नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि खड़गे के सवालों पर बीजेपी और पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं। बीजेपी सत्ता में रहकर विपक्ष से सवाल करती है, तो अब विपक्ष ने भी बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी है। इधर हिमाचल में बीजेपी से नाराज बागियों ने दावा कर दिया है कि इस बार राज्य में बीजेपी का मिशन रिपीट फेल होने वाला है। तो कैसे ये बागी हिमाचल में बीजेपी के दर्द में कर रहे हैं इजाफा, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में वोटिंग के बाद बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही सरकार बनाने के दावे कर रही हैं। कांग्रेस के अंदर तो सीएम पद के दावेदारों ने दिल्ली की दौड़ भी लगाना शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी के बागियों के कई ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता कांग्रेस को थाली में रखकर सौंप दी है और इसके पीछे गलत टिकट वितरण को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। एक ऑडियो क्लिप डलहौजी की पूर्व बीजेपी विधायक रेणु चड्ढा का बताया जा रहा है, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि स्थानीय नेताओं की उपेक्षा पार्टी को महंगी पड़ेगी। अर्की, डलहौजी, फतेहपुर, नालागढ़, सुजानपुर, ज्वालामुखी और देहरा जैसे चुनावी इलाकों से जिन बाहरी लोगों को टिकट दिया गया था, उन्हें पार्टी के स्थानीय नेताओं ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि चुनाव में हमारे नेता आपस में लड़ते रहे। पार्टी से सवाल पूछे जाने चाहिए कि बाहरी लोगों को टिकट क्यों दिया, ऐसे लोगों को जनता वोट क्यों दे। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी माना कि टिकटों का गलत वितरण पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, जिस कारण से पार्टी अपनी आधा दर्जन सुरक्षित सीटों पर भी मुश्किल में फंस गई है। सिर्फ नाम के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। बीजेपी ये 2017 के चुनाव में भी देख चुकी है, जब पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल अपनी गृह सीट हमीरपुर की जगह सुजानपुर से चुनाव लड़े। बीजेपी ने उन्हें सीएम
नाम उम्मीदवार भी घोषित किया था, लेकिन जनता ने बाहरी उम्मीदवार पसंद नहीं किया और धूमल चुनाव हार गए। बीजेपी ने इस बार भी वही गलती की है और इस बार तो बड़े पैमाने पर की है। हिमाचल में बीजेपी के हालात इस वक्त उसके बस से बाहर होते जा रहे हैं। मुसीबत में बीजेपी गुजरात में भी दिख रही है। मोरबी पुल हादसा सरकार की मुसीबत बढ़ाता जा रहा है। विपक्ष इस मामले में बीजेपी सरकार को जमकर घेर रहा है, तो दूसरी तरफ कोर्ट भी इस मामले में सरकार की ही गलती मान रहा है। कोर्ट ने इसे लेकर आज फिर सरकार को जमकर सुनाया। क्या कहा गुजरात हाईकोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोरबी में अंग्रेजों के जमाने में बना केबल ब्रिज 30 अक्टूबर को ढह गया था। उसमें 135 लोगों की जान चली गई। इस मामले की जांच में जो खुलासे हुए उससे हर कोई हैरान था। पुल की मरम्मत से इसे खोलने से पहले हुई जांच में हर नियम की अनदेखी की गई। फोरेंसिक लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस केबल पर पूरा पुल लटका हुआ था उसमें जंग लग गई थी। जमीन पर केबल जोड़ने वाले एंकर पिन टूट गए थे, जबकि एंकर पर लगे बोल्ट 3 इंच ढीले थे। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो मोरबी नगर पालिका ने अपनी गलती मान ली। कोर्ट इस मामले में सरकार और मोरबी नगर पालिका पर लगातार सवाल उठा रहा है और एक बार फिर गुजरात सरकार की मुआवजा नीति पर कोर्ट ने सवाल उठा दिए। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जान गंवाने वाले परिजनों को दिया गया मुआवजा बेहद कम है। मुआवजा वास्तविक होना चाहिए। उचित मुआवजे का भुगतान करना समय की जरूरत है। कोर्ट ने राज्य में इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और मुआवजे के लिए एक नीति बनाने को कहा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि वो राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण कराए। सरकार इसकी अच्छी तरह जांच कर ले कि सभी पुल सही स्थिति में हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उसकी मरम्मत कराई जाए। कोर्ट ने सरकार से राज्य के सभी पुलों की सूची भी मांगी है और ये बताने को भी कहा है कि उनमें से कितने पुल सही स्थिति में हैं और कितने पुलों की मरम्मत जरूरत है। निर्देश में कहा गया है कि रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए और इसे कोर्ट के सामने रखी जाए। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शरद पवार के बड़े बयान के। छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादास्पद बयान देने के बाद जब महाराष्ट्र में घमासान मचा तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की वजह से भारत स्वाभिमान से खड़ा है। लेकिन उनके इस बयान के बाद भी मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस मामले पर पीएम मोदी से बड़ी बात कह दी है। तो क्या कहा है शरद पवार ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर ने हद पार कर दी है। शरद पवार ने कहा कि राज्यपाल ने हर हद पार कर दी है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हस्तक्षेप करना चाहिए। बड़े पद पर होने का ये मतलब नहीं है कि वहां बैठे लोगों को गैर जिम्मेदाराना बयान देने का अधिकार मिल जाता है। आपको बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी राव पुराने समय के हीरो थे। नए जमाने के हीरो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और नितिन गडकरी हैं। इस बयान से विवाद पैदा हो गया। विपक्षी दलों समेत मराठा संगठनों ने मांग रखी कि केंद्र सरकार कोश्यारी को गवर्नर पद से हटा दे। शरद पवार से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि राज्य में गवर्नर की गरिमा खत्म हो चुकी है। हम उन्हें गवर्नर मानने को तैयार नहीं हैं। वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता रह गए हैं। गवर्नर को निष्पक्ष होना चाहिए और अपनी बातों में गरिमा दिखानी चाहिए। लेकिन हमारे गवर्नर छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले पर बयान देते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का मजाक बना दिया है। संजय राउत यही नहीं रुके थे। उन्होंने आगे कहा था कि किसी राज्य में गवर्नर के खिलाफ ऐसा गुस्सा कभी नहीं देखा गया। यहाँ लोग आक्रोशित हैं। यहाँ बीजेपी ने राजभवन को अपना हेडक्वार्टर बना दिया है, जिससे गवर्नर की गरिमा खत्म हो गई है। राउत ने आगे कहा कि एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना के भी कई नेताओं का यही मानना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर को पद से हटा देना चाहिए, लेकिन उन लोगों में हिम्मत नहीं है कि ये बात सबके सामने कह सके। वैसे पूरे महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विरोध हो रहा है। राज्यपाल के बयान पर बीजेपी बुरी तरह से फंसी नजर आ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।